समतली कोण, इंग्लिश में लिख लीजिए प्लेन एंगल। समझ गए? हाँ, परिभाषा लिख लीजिए फटाफट नीचे। देखो किसी व्रत की चाप व्रत के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है, किसी व्रत की चाप व्रत के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है, व्रत के केंद्र पर जो कोण अंतरित करती है उसे समतली कोण कहते हैं, उसे समतली कोण कहते हैं, उसे समतली कोण कहते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है, इसका मात्रक रेडियन होता है। हाँ ध्यान दें जी, क्या है अपने पास व्रत, मैंने परिभाषा में क्या लिखवा है कि अगर व्रत की जो चाप है, कोई भी चाप बना लो, चाप का मतलब तो जानते हैं, ऐसे रखा हमने, ऐसे लगा दिया तो ऐसी डिजाइन आती है, चाप होती है ना, तो इतना भाग लेना, ये चाप होगा कि नहीं होगा, ये भी सही है। और व्रत की जो चाप है, ये चाप जी केंद्र पर क्या बनाएगी, मिला करके एक कोण बना लेगी। अरे ऐसे मैंने मिला दिए दोनों चाप के सिरे, तो केंद्र पर क्या बन गया, एक कोण बन गया जी वाला। इस कोण का नाम क्या होगा, समतली कोण। क्या होगा इसका नाम, समतली कोण। यहां पर लिखना चित्र बना करके, तो सीधा सा समझने वाली बात है कि हमारे पास कोई एक व्रत होता है, और व्रत की अगर हम कोई एक चाप लेते हैं, तो चाप जो केंद्र पर कोण बनाएगी, उस कोण का नाम क्या होगा, हमारा प्लेन एंगल होगा। क्या होगा, प्लेन। इसका मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन होता है। क्लियर? हाँ, फटाफट डालो नेक्स्ट, ये बना लो जल्दी। हाँ हाँ, मतलब जो भी थीटा भी ले सकते हैं, लेकिन थीटा होगा उसको हम समतली कोण बोलेंगे, जो भी बनेगा। क्या बोलेंगे, समतली कोण। समझ गए? दिक्कत तो नहीं है, कोई समझ में आ गया कि नहीं? प्लेन एंगल सीधा याद रखना, व्रत की चाप जो केंद्र पर कोण बनाए उसे क्या कहते हैं, समतली कोण। बस शुद्ध भाषा याद करो, ज्यादा बकवास और दुनिया के चक्कर में ना पड़ो। नेक्स्ट, अगली, एक रेडियन की परिभाषा। अब इसकी परिभाषा याद करने में कौन अपन को ज्यादा बड़ी बात नहीं है। देखो पहले कितने आसानी से याद होगी। रेडियन क्या चीज होती है, सबसे पहले एक रेडियन वह समतली कोण होता है। एक रेडियन वह कोण होता है जो वृत्त की चाप और उसकी त्रिज्या बराबर हो। नहीं आया समझ में? यानी ये तो बराबर होंगी ही, कैसे त्रिज्या है, चाहे मैं यहां से बकरी बांध दूं तो वह घास ऐसे चरेगी घूम घूम के, ठीक है। तो उसकी रस्सी चाहे यहां से नाप लो, चाहे यहां से नाप लो, चाहे यहां से नाप लो, चाहे यहां से, चाहे यहां से, घोड़ा घास मेथड जब पढ़ेंगे मैथ में आगे, ठीक है। आगे बात समझ में। अब ध्यान देना, अगर मैं बात कर रहा हूं कि ये चाप मेरा 1 मीटर लंबाई का है, कितने मीटर का है, तो त्रिज्या भी 1 मीटर होना चाहिए। तो कहने का मतलब चाप और त्रिज्या की लंबाई जब बराबर होती है ना, तो जो केंद्र पर कोण बनता है वो एक रेडियन कहलाता है। आगे बात समझ में नहीं आया? क्या है समझ में कि जितना चाप है उतना ही त्रिज्या होना चाहिए, तो जो कोण बनेगा वो समतली नहीं होगा, क्या होगा, एक रेडियन होगा। यानी जब ये दोनों बराबर होंगे तब जो कोण बनेगा वो क्या होगा, एक रेडियन होगा। कब, जब त्रिज्या और चाप बराबर हो। जब त्रिज्या और चाप बराबर हो तो जो कोण बनता है वो एक रेडियन होगा। एक रेडियन नहीं बताया था उसमें मैथ में, रेडियन आपको सिखाए थे, वही रेडियन, ठीक है। हाँ चलो लिखो जल्दी से। देखो एक रेडियन वह कोण है, एक रेडियन वह कोण है देख लेंगे। एक रेडियन वह कोण है जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर, जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई की चाप, लंबाई की चाप
लंबाई की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर, लंबाई की चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बनाया जाता है, बनाया जाता है। अगले हेडिंग डालो फटाफट जल्दी, घन कोण। आगे बात समझ में क्लियर, कौन दिक्कत तो नहीं है? हाँ, नेक्स्ट हेडिंग डालो फटाफट, घन कोण, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल। मैं आपको बता दूं ये क्या चीज होती है, सबसे पहले थोड़ा सा समझते हैं। बाय द वे मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन कर दूं, ठीक है? पहचान गए हैं क्या चीज है? क्या है? वॉल है, समझ गए? अगर मैंने यहां पर कुछ ऐसा टिक कर दिया, मान लीजिए यहां पर ऐसा कुछ दिख गया ना आपको, साइन दिख गया जो मैंने किया है, जो ऐसा गोला सा लगा है काला काला, ठीक है? अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात करूं कि साहब ये बताएं कि पूरा पूरा जो ऐसा है इसको हम क्या बोलते हैं? गोले का, जी गोला है कि वृत्त है? गोला है ना, वृत्त तो नहीं है। वृत्त होती है चूड़ी, ठीक है? और जो होता है गोला, कैसा गोला है? यानी कैसी है तो मैं क्या पता, खोखली है कि कैसे, लेकिन खोखली है, ठीक है? दब रही है अंदर, ज्यादा मुलायम। हाँ, अब आप सोचिएगा ये क्या कहलाएगा हमारा, जो पूरा ऊपर का भाग, जी क्या बोलेंगे? सतह बोल सकते हैं, या हिंदी में पृष्ठ बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज, या इंग्लिश में सरफेस बोल सकते हैं। तो जी हमारा क्या कहलाएगा? या हम कह सकते हैं गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है? क्या होता है? अरे गोले का वक्र पृष्ठ या समपूर्ण पृष्ठ, कक्षा 10 की बात पहुंच गई मैथ में, 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? सूत्र याद कर लो, 4 पाई आर स्क्वायर, पढ़ा था ना 10 में। जी गोले का क्या है? पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। अब बात क्या है यहाँ पर जो काम की है, जी छोटा पृष्ठ है, जिसका कहीं अंदर केंद्र होगा कि नहीं? तो देखो मैं एक बिंदु इसका ले रहा हूं, बाई दफे मैंने इसका एक पॉइंट उठाया यहां से, ये वाला पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट को मैंने अंदर केंद्र होगा ना, वहां से सीधी रेखा से जोड़ दिया। समझ में आ गई बात? अंदर केंद्र होगा, मान लो यहां से मैंने उस रेखा, उस पॉइंट से जोड़ दिया केंद्र से। बीच में केंद्र होगा कि नहीं होगा पहले ही बताओ। और जो यहाँ बिंदु है मैंने मान लिया इस बिंदु से उसके केंद्र को मिला दिया, फिर मैंने बगल में एक दूसरा बिंदु लिया, फिर मैंने उसके केंद्र को मिला दिया, तीसरा बिंदु लिया, फिर मैंने मिला दिया, ऐसे में मैं लेता गया सब बिंदु। हर बार इन बिंदुओं को मैं केंद्र से मिलाता गया तो आकृति कैसी बनेगी? सहशंकु बन जाएगा। क्यों? अंदर कौन हो जाएगी? बाहर टोपी से निकल आएगी। समझ गया ना अच्छे से? आगे बात समझ में कि नहीं? और ध्यान दो जी, कुछ ऐसी डिजाइन शायद बनने के लिए तैयार हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा समथिंग। क्यों ऐसा आ जाएगा? ऐसा कौन बनेगा केंद्र पर? ऐसा जिस सरफेस से गोले का, गोला ऐसा था पूरा, डिजाइन कुछ ऐसी आएगी ना, लाइक दिस। समझ में आ गई बात? तो जो ये कोण बनता है ना, इसको हम क्या कहेंगे? 3D कोण, क्योंकि चारों साइड से घिर गया, तो इस कोण का नाम होता है घन कोण। समझ में आ गई बात? अगर हम वृत्त लेते हैं तो यहाँ केंद्र पर बना कोण समतुली कहलाएगा। अगर हम किसी ठोस यानी गोला वगैरह ले लें तो जो केंद्र पर कोण बनेगा उसका नाम क्या होगा? घन कोण। ठीक है? क्या होगा? घन कोण। इसलिए इंग्लिश में सॉलिड बोला है, क्योंकि ये सॉलिड है, ठोस में बात चलती है। ठीक है, इमेज कर लेते हैं खोखले में। समझ में आ गई बात? तो इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। उसमें किस क्या था? उसका मात्रक रेडियन था। इसका क्या होगा? स्टेरेडियन। आई बात समझ कि नहीं आई? हाँ तो लिखो जल्दी जल्दी। देखो किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है, किसी गोली पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं, उसे घन कोण कहते हैं, उसे घन कोण
कहते हैं। उसे घन कोण कहते हैं। नहीं, हाँ ऊपर नहीं लिखा, धाना लेकर रहेगा तुम, ठीक है। यहाँ पर जो कोण बनता है, इस कोण का नाम होता है आपका घन कोण, ये समझना है आपको, ध्यान देना। इसको बोलते हैं डी ओमेगा। क्या बोलते हैं? डी ओमेगा। और इसकी त्रिज्या कितनी होगी गोले की? मान लो कुछ हुआ तो होगे, कितना मान लिया? 8 त्रिज्या मान लिया। लो नोट कर लो, जल्दी बना लो। किसका लिखवा रहा है? सब लिखवा रहा है, परेशान ना हो तुम। एक मिनट, खेम कुछ नहीं छूटेगा, बस थोड़ा सिस्टमेटिक लिखना पड़ता है ना साइंस को। बेटा थोड़ा फास्ट स्पीड के साथ चलते रहें तो थोड़ा अच्छा रहेगा, मजा भी आएगा पढ़ने में, पढ़ने में। हाँ देखो, मैंने इसका छोटा भाग लिया। क्या भाग लिया था? छोटा भाग लिया, तो क्षेत्रफल ए था। क्षेत्रफल क्या होता? पूरा ए। और डी लगाता हूं तो बहुत छोटा हो जाता ना। ये बात बहुत काम की है और याद रखना है। अगर मैं डी लगाता हूं, इसका मतलब वो बहुत छोटा भाग हो गया। क्या हो गया? अगर छोटा सा हो गया तो छोटा सा कोण बनाएगा, तो कोण में भी डी लगेगा। डी ओमेगा, मतलब डब्ल्यू, डब्ल्यू ऐसा होता, ओमेगा की थोड़ी खासियत जाओ, कितना एस हो रहा है अंदर की ओर, ठीक है, दबो से ऐसा, ठीक है, समझ गए? तो ओमेगा और डब्ल्यू में डिफरेंस ये है कि डब्ल्यू ऐसा फैल जाता है और जिसे कोड़ जाता है ऊपर जाकर के। हाँ नीचे लिखो, इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। हाउ? इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ऐसे लिख देना। इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। किससे करते हैं बेटा? ओमेगा से। देखो इसका मात्रक, किसका मात्रक बेटा? किसका मात्रक लिखवाना? हाँ लिखो, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है, हाँ स्टेरेडियन होता है। हाँ नीचे लिखो, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। नीचे लिखो अगली लाइन से, देखो चूंकि गोले का क्षेत्रफल, चूंकि गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के, चूंकि गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। गोले का क्षेत्रफल गोले की त्रिज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान दें यहां पर, देखो मैंने लिया क्षेत्रफल कितना, मेरे पास छोटा सा क्षेत्रफल डी है, कितना है? तो क्षेत्रफल किसके अनुक्रमानुपाती होता है बेटा बताओ? किसके होता है? वर्ग के होता है। समझ में आ गई बात? अब ध्यान रखना, मैंने कहा क्षेत्रफल छोटा है, ये पॉइंट याद रखना कि क्षेत्रफल जो होता है, यानी गोले का कोई भी छोटा क्षेत्रफल लेते हैं तो जो क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्या के क्या होगा? वर्ग के अनुक्रमानुपाती होगा। समझ में आ गई बात? अब ध्यान देना है कि अगर जैसे ही अनुक्रमानुपाती को हटाएंगे तो हमें क्या लाना पड़ेगा? कांस्टेंट। क्या लेना पड़ेगा? कांस्टेंट। और वो कांस्टेंट क्या होगा? अगर छोटा क्षेत्रफल है तो कांस्टेंट भी छोटा होगा उसी के अकॉर्डिंग। तो हमने कहा डी ओमेगा, कितना कह दिया? डी ओमेगा बराबर किसके होगा? आर स्क्वायर। अब डी ओमेगा, हमारा ओमेगा क्या होता? घन कोण होता। लेकिन डी क्यों लगाया था? क्योंकि छोटा सा क्षेत्रफल है तो छोटा घन कोण बनाएगा, ऐसे ऐसे पूरी गेंद का क्षेत्रफल ले लेंगे तो एक बड़ा सा घन कोण ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना है डी ओमेगा बराबर, सूत्र क्या बना? डी ए बेटा, राइट है, तो इसको नोट करना है जल्दी। आगे बात समझ में? डी ओमेगा बराबर डी ए बटा आर स्क्वायर, जहां डी ओमेगा क्या है लिख सकते हैं, क्या है डी ओमेगा? हाँ घन कोण लिख सकते हैं,
क्षेत्रफल क्या था, क्षेत्रफल छोटा, क्षेत्रफल अवयव डीए, तो क्षेत्रफल अवयव डीए द्वारा बनाया गया घनकोण। जल्दी चलते चलो बेटा खटाखट। चलिए बेटा। हाँ, तो समीकरण फर्स्ट से परिभाषा निकालने के लिए काम करते, ज्यादा मतलब कुछ नहीं होता। समीकरण फर्स्ट से मेन अपना फॉर्मूला जो है, ठीक है। अगर उसने पूछ लिया कभी आपसे कि परिभाषा बताओ तुम किसकी, स्टेरेडियन की, तब के लिए काम करना। कितना आर स्क्वायर रखना पड़ेगा, सॉरी ओमेगा चलता है, तो डी की जगह कितना रखना, आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी ओमेगा बराबर 1, और इसका मात्रा क्या होता, स्टेरेडियन आएगा। मतलब कहने का ये हुआ कि हमारे पास ये चीज ध्यान रखना है, क्षेत्रफल जो गोले का होता है उसकी त्रिज्या के वर्ग के अनुपात है। जैसे इसको हटाएंगे तो आपको डी ओमेगा लेना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमारे पास क्षेत्रफल छोटा है तो छोटा सा कोण बनेगा डी ओमेगा। डी ओमेगा बराबर क्या होगा, डी बटे आर स्क्वायर। जी किसका सूत्र बना, घन कोण का। घन कोण क्या होता है, डी ओमेगा बराबर डी बटे आर स्क्वायर। डी क्या है, क्षेत्रफल किसका, एक छोटे से भाग का, या हम डी हटा दे तो क्षेत्रफल किसका, पूरे गोले का। आगे बात समझ में, ठीक है। और यहां पर हम डी ओमेगा जानते हैं क्या है, घन कोण है, किसके द्वारा बनाया गया, छोटे से यानी क्षेत्रफल अवयव डी के द्वारा जो बनाया था। और यदि हम परिभाषा में ये सोचे कि डी ओमेगा, यानी डी ओमेगा का मतलब है कि ये आपका घन कोण है, घन कोण की हमें परिभाषा बनाना है, तो डी ओमेगा 1 निकालना है। जैसे हमने 1 रेडियन बनाया था वैसे 1 स्टेरेडियन। तो डी ओमेगा 1 कब होगा, दिमाग लगाओ, डी ओमेगा 1 कब होगा, जब ये दोनों चीजें सेम हो, ठीक है। तो मैंने कहा यदि डी ए बराबर आर स्क्वायर है तब तो ये दोनों कट के एक हो जाएंगे, तो मैंने डी ए बराबर आर स्क्वायर, मतलब डी ए की जगह मैंने आर स्क्वायर रखा, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, देन डी ए बराबर डी ओमेगा बराबर 1 स्टेरेडियन। समझ में आ गई बात, कि एक ये कब होता है, जब दोनों सेम सेम होगा तो कटेंगे, तो सेम का मतलब नीचे आर स्क्वायर दो, ऊपर वाले को आर स्क्वायर बना, तो डी की जगह कितना रखने पड़े, आर स्क्वायर। चलिए परिभाषा लिखो जल्दी, हेडिंग 1 स्टेरेडियन, हाँ 1 स्टेरेडियन। बुक वाले पता बहुत बेकार काम की, घन कोण पर डाली हेडिंग, पूरा उन्होंने पोत दिया हुई, देखो सब मिलाकर मैंने कितना आपको बना के लिखवाया, बहुत सारा, इसमें पूरा कुछ नहीं, सब हाँ दिया उन्होंने। हाँ 1 स्टेरेडियन हटाए जी, हाँ लिखो नीचे डेफिनेशन। 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है जो, और 1 स्टेरेडियन लिख दो की परिभाषा, चाहे 1 स्टेरेडियन लिख दो। देखो 1 स्टेरेडियन वह घन कोण है, वह घन कोण है जो, वह घन कोण है जो कि गोले के, जो कि गोले के एक भाग द्वारा, जो कि गोले के एक भाग द्वारा, एक, हाँ जो कि गोले के एक भाग द्वारा, जिसका क्षेत्रफल, जिसका क्षेत्रफल गोली की त्रिज्या के, जिसका क्षेत्रफल गोली की त्रिज्या के वर्ग के बराबर, वर्ग के बराबर है, त्रिज्या के वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है। देखो ऐसे कह सकते, 1 स्टेरेडियन
ठीक है, वह घनकोण है, घनकोण है नहीं, तो एक स्टेरेडियन वह घनकोण है जो गोले के एक भाग द्वारा, ये गोले का एक भाग हो गया, गोले के एक भाग द्वारा जिसका क्षेत्रफल उस भाग का उसकी त्रिज्या की वर्ग के बराबर है, गोले के केंद्र पर अंतरित करता है या बनाता है। आगे बात समझ में, तो क्या बोलेंगे, एक स्टेरेडियन वह घनकोण है या उस घनकोण के बराबर होता है, जो भी आप लैंग्वेज लिखना चाहें। एक स्टेरेडियन वह घनकोण होता है या उस घनकोण के बराबर होता है जो गोले के एक भाग द्वारा, जो है ना गोले के एक भाग द्वारा, इस भाग का क्षेत्रफल उसकी त्रिज्या की वर्ग के बराबर है, तो वह केंद्र पर क्या करता है, अंतरित करता है, यानी क्या बनाता है, जे बनाता है, क्या, एक स्टेरेडियन का। आगे बात समझ में, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए एक नेक्स्ट चीज लिखो फटाफट। अगर बाय द फेस को ऐसे लिख लें थीटा की फॉर्म में, नोट करके पॉइंट लिख लो, कभी काम में आ जाता, नोट डाल लीजिए, नोट नहीं। देखो यदि एन कैप तथा डीए वेक्टर, हाँ एन कैप तथा डीए वेक्टर के बीच कोण थीटा हो तो, कोण क्या हो, थीटा हो तो घनकोण का जो हमारा सूत्र बनेगा वो होगा डी ओमेगा बराबर, अपने पास अपन ने क्या पढ़ा था अभी, डी ओमेगा बराबर नीचे लिखा था सबसे, बताओ जल्दी से, डी बटा आर स्क्वायर पढ़ा था, बस कॉस थीटा चिपका देना है, बस इतना सा याद कर लो उसी के साथ। अगर थीटा जब भी होगा आपके पास एन वेक्टर और डीए वेक्टर के बीच, तो हम क्या लगा देंगे, डीए बटे जो आर स्क्वायर फॉर्मूला उसमें क्या लगा देना है, कॉस थीटा। ठीक है, कहने का मतलब हमने समझा था एन कैप क्या होता है, एक एकांक सदिश होता है, कल समझा तक जैसे एक क्षेत्रफल होता है, तो जो हमारा इस क्षेत्र इसका मान होगा कुछ एरिया ये, और इसकी क्षेत्रफल कौन सी राशि थी, आदर्श सदिश, बताया था साइंस में उसको सदिश बोलेंगे, आदर्श नहीं लेके चलते, हमेशा सदिश होती है, क्योंकि इसके पास दिशा होती है, वो दिशा क्या होती है, इसके लंबवत होती है। ठीक है, तो जी क्या होता है, एकांक सदिश होता है इस दिशा में, यानी कि जी एक बताता है दिशा को। ठीक है, अगर इसकी दिशा बताना तो इस क्षेत्रफल की दिशा कौन बताएगा, जी वाला। तो हम क्या करते हैं, दिशा बताने के लिए हमें दिशा जोड़नी पड़ती है इस मान में, ये तो मान है ना, दिशा तो है नहीं, तो इसके साथ एन कैप लगा दिया था हमने, क्या कर दिया था कल, एन कैप लगा दिया तो वेक्टर बन गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना कि यानी यहाँ पर जो कोण है वो एन कैप और डीए वेक्टर के बीच का है, एन कैप और डीए वेक्टर के बीच। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर एन कैप यही दिशा में है और वेक्टर भी यही दिशा में है, तो दोनों के बीच थीटा कितना होगा, 0, क्योंकि एक दिशा में कोण कितना होता है, 0। तो कभी ऐसे क्वेश्चन बनेगी, कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जब थीटा होगा तब के केस में ऐसा लग जाएगा डी cos थीटा बटा आर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट अटेंड आ रहा विद्युत फ्लक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ इसको नोट करके आप नोट कर लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स नेक्स्ट अटेंड, विद्युत फ्लक्स फटाफट जल्दी। अब विद्युत फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यार फ्लक्स फ्लक्स है क्या चीज है, तो मैं आपको नॉर्मल मेरी भाषा पर सुनते जाना, वास्तव में आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। विद्युत फ्लक्स, इंग्लिश में विद्युत को बोलते हैं इलेक्ट्रिक, क्या बोलते हैं, और फ्लक्स को बोलते हैं FLUX फ्लक्स, हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स वास्तव में कौन सी क्वांटिटी है, यानी स्केलर क्वांटिटी है, कहने का मतलब अदिश राशि है, क्या है, अदिश राशि जी, एक प्रकार की अगर अदिश राशि तो इसमें दिशा नहीं होगी, दिशा नहीं होगी। जैसे मान लो मेरे पास एक जो कोई क्षेत्रफल है, क्या है, क्षेत्रफल है, यहां से क्या है, ये रेखांक को नाम का है? ऐसे का है बोलने लगते जैसे कछु ना जानते, ई वेक्टर विद्युत बल रेखा है कि नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, हम अगर पूछा जाए तो ये क्या, एक क्षेत्रफल होगा कोई, मैंने कहा क्षेत्रफल ही हो गया, सही है ना। ऐसा जैसे मान लो ये मान के चलो पानी जैसे बह रहा है और हम कोई चीज ले लें, बाल्टी अल्टी ऐसी मान लो, ऐसा कुछ हमारे पास है एरिया भरने के लिए, समझ गए। तो यानी यहाँ से क्या है कि ये रेखाएं गुजर रही हैं इसमें, तो हमें ये देखना है कितनी रेखाएं गुजर रही, 1 2 3 4 5 6 7, कितनी गुजर रही, 7 रेखाएं इससे होकर के गुजर रही हैं। अगर मैंने कहा ये मेरे पास कोई क्षेत्रफल छोटा सा डी हो गया, यहाँ से कितनी रेखा गुजर रही, 1 गुजर रही।
ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स मान लीजिए यहां से जो जी आपकी रेखाएं गुजर रही हैं कि एक हमारे पास कोई पृष्ठ होगा, क्या होगा? उस पृष्ठ में से होकर कितनी रेखाएं गुजर रही, समझ में आ गई बात? यानी उस पृष्ठ में से होकर कितनी रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी जो संख्या होगी, उनकी जो संख्या होगी उसको क्या बोलते हैं? फ्लक्स बोलते हैं शुद्ध भाषा। समझ में आ गई बात? यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू इन एनी एरिया, मतलब किसी भी एक छोटे से क्षेत्रफल में जितनी आपकी नंबर ऑफ लाइंस, यानी जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, मतलब जितनी रेखाएं गुजरेंगी उनकी जो संख्या होगी वो हमारी क्या कहलाएगी? विद्युत फ्लक्स कहलाएगी। या हाँ, जितनी संख्या होगी, कितनी है? 7 है, ठीक है। इसमें कितनी है? अब ये तो हम समझ सकते हैं कि जिसमें संख्या कम होगी उसका फ्लक्स कम होगा, जिसमें ज्यादा होगी उसका ज्यादा होगा, ये तो पक्की बात है कि नहीं? अब ये डिपेंड करेगा, सबसे बड़ी बात, ये क्षेत्रफल है, क्या है ये? तो क्षेत्रफल कैसी राशि है? साइंस सदिश मानती है, तो इसके पास एक दिशा होगी, वो होती है एरिया वेक्टर, उसकी कैसी होती है? लंबवत। अब बात करते हैं, बाई दफे मैंने कहा मेरे पास ही क्षेत्रफल है, ध्यान देना, है कि नहीं? अगर ये क्षेत्रफल है तो इसकी दिशा कैसी होगी? मैंने कहा था लंबवत, और एक शब्द और आया था, ध्यान किया, बाहर। कहाँ? बाहर की ओर। आपने गौर किया होगा, हालांकि मैंने 2 डायरेक्शन बताई थी, ऐसी भी होती जैसे इस मार्कर को आप पार गुजार दें इसमें से। ये बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि फ्लक्स का क्वेश्चन सवाल बनेगा यहाँ से अब, ठीक है। और बच्चा बहुत कंफ्यूजन रहता कि लंबवत जब आता तो लंबवत में 90 रख दी थी, लेकिन 90 नहीं रखता, यहाँ 0 रखता, उल्टा केस चलता, कैसे वो समझ में आ जाएगा आपको। समझ गए? ये आपके पास क्या है? कोई क्षेत्रफल, इसको क्या बोलते हैं? ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ए। अब हमारी बाहर वाले जैसा तो यही कहलाएगी, तो यानी जो जी होगा, जी वाला, जी हमारा वेक्टर कहलाएगा। वेक्टर कैसा होता है? देखो, इस पर हमेशा 90 अंश का कोण बनता है, देखो पहले प्लेन पर, है कि नहीं बेटा? क्या बन रहा है? 90 अंश। समझ में आ गई बात? अब ध्यान देना कि बाई दफे मैंने इसको ऐसे कर दिया, कैसे कर दिया? ये मेरा क्षेत्रफल था, ऐसे था ना, ऐसे घुमा दिया, सही है ना? कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है ना? समझ में आ गई इतनी बात? जी क्या है? पूरा इतना भाग क्षेत्रफल है ना, इसको ये बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? ए फॉर एरिया, एरिया माना है क्षेत्रफल, और जी क्या है? उसका दिशा बताने वाला वेक्टर, इसका नाम एरिया वेक्टर हो गया, क्षेत्रफल सदिश भी कह सकते हैं। अब यहां से क्या आएंगी? विद्युत बल रेखा आएंगी। और विद्युत बल रेखाएं कैसी रेखाएं होती? परिभाषा पे गौर करो जरा एक बार, फिर पिछले चैप्टर में पहुंच जाइए जल्दी से दौड़ करके, क्योंकि पूरा सिस्टमेटिक है कि इसके बाद ये पढ़ना है, इसके बाद ये पढ़ना, जैसे मैथ में होता है ना, इसके बाद ये पढ़ते, इसके बाद ये पढ़ते, तो पहला चैप्टर जब आएगा तब दूसरा आएगा। तो विद्युत बल रेखाएं समझी थी ना? विद्युत बल रेखा विद्युत क्षेत्र में खींची गई वो एक काल्पनिक रेखा है, वो दिखती नहीं है, ठीक है? कैसी? तो यहाँ से रेखाएं जाएंगी, वो दिखाई थोड़ी ना देंगी, लेकिन हम कल्पना कर सकते कि बहुत सारी रेखाएं। अब रेखाएं बहुत सारी आएंगी तो कुछ यहाँ से निकल जाएंगी, कुछ यहाँ से ऊपर से निकलेंगी, क्यों भाई? कुछ यहाँ से निकलेंगी, कुछ नीचे से निकल जाएंगी, कुछ सीधे इससे निकलेंगी। कल्पना कर रहे हैं ना, इमेज, कि वो ऐसी रेखाएं होती दिखाई नहीं देती, लेकिन हम कहते हैं कि विद्युत क्षेत्र को रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता। बेटा संतान नहीं, वहीं चले जाओ दूर। समझ में आ गई बात? अब जितनी रेखाएं इसमें से होकर गुजरेंगी तो वो तो फ्लक्स कहलाएंगी। यही बोला ना मैंने पहली डेफिनेशन की, जितने इस पृष्ठ से होकर गुजर जाएंगे उनकी संख्या हमारी फ्लक्स कहलाएगी। समझ में आ गई बात? बाई दफे मैंने कहा यहाँ से कुछ रेखाएं इससे पास होकर के निकल गई, निकलने के बाद यहाँ से ऐसे निकलेंगी ना ऐसे। आप ध्यान दो कि जी एक मार्कर ई वेक्टर बना रहा है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ई होता है, ई पर वेक्टर लग जाएगा, और जी क्या बना रहा? ई पर वेक्टर लग जाएगा, एरिया वेक्टर। चेक करें बेटा, यहाँ पर दोनों दिशाएं सेम है क्या? है ना, दोनों दिशाएं सेम बिल्कुल है कि नहीं? तो ऐसे केस में हम बोलेंगे थीटा बराबर 0, है कि नहीं? है कि नहीं? देखो पहले अच्छे से समझ में आ गया? तो यानी अपन को ये समझना है कि जितने इस क्षेत्रफल से जितनी रेखाएं गुजरती हैं उनकी जो संख्या होती है वो कहलाती है हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। समझ में आ गई बात? या हम नॉर्मल भाषा में अगर नहीं समझ में आ रहा तो एक ऐसे क्वेश्चन भी कह सकते हैं, बाई दफे मैंने कहा मेरे पास एक रूम है और मैंने उस रूम की खिड़की खोल दी है और आप उस रूम के अंदर बैठे और बाहर से हवा चल रही है, तो हवा जब आती है तो वही विद्युत क्षेत्र की तरह बहती हुई आती है, ठीक है? और जब आपकी खिड़की खुली होगी तो हवा आकर के रूम में क्या हो जाएगी? स्टोर हो जाएगी। जब रूम में स्टोर हो जाएगी तो भर जाएगी, फिर कहीं थोड़ी ना जाएगी, तो फिर रुक जाएगी, दशा खत्म हो गई उसकी, यानी वो स्केलर बन जाएगी। यानी विद्युत फ्लक्स हमेशा कौन सी राशि है? अदिश राशि। अब यहाँ से एक छोटा सा टॉपिक और उठ जाता कक्षा 11 के लिए। अगर अदिश राशि है तो मैंने अदिश गुणनफल पढ़ाया होगा वेक्टर के अंदर, ठीक है? और जब अदिश शब्द आएगा तो cos थीटा पक्का आएगा, ये ध्यान रख लीजिए। अगर अदिश आएगा तो cos थीटा पक्का आएगा, और जब सदिश आएगा तो साइन आएगा।
ये दो बातें याद रख लीजिए। अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन बताइए, आपने पीछे पढ़ा है टाउ बराबर पी साइन थीटा, साइन थीटा लगा क्योंकि टाउ कैसी राशि है, सदिश राशि, इसलिए साइन आया था, आया था ना। कॉस अभी आया, कहाँ आया अदिश में कॉस, लेकिन अभी कॉस के लिए ऐसी मैंने कोई राशि नहीं लिखवाई, लेकिन एक आपको एग्जांपल बता सकता हूँ। वर्ग कार बराबर का बल गुणा विस्थापन एफ एस कॉस थीटा, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कभी पढ़ा होगा अब तक तो नहीं पढ़ा, चलो नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, अब आगे देखेंगे बारी बारी से। इतना समझ में आ गया नॉर्मल कि फ्लेक्स क्या होता है। अरे परीक्षा में कुछ नहीं आया, इतना तो याद आ जाएगा कि यार किसी भी पृष्ठ से जितनी रेखाएं गुजरती है ना, उनकी जो संख्या होती है उसी को हम क्या कहते हैं, फ्लेक्स कहते हैं, ठीक है बन। लेकिन जी पृष्ठ कैसा होगा, अब पानी बहुत सारा बह रहा है, विद्युत क्षेत्र यहाँ पर मान ले विद्युत क्षेत्र जा रहा है, दिखाई थोड़ी देगा, तो ये पृष्ठ पृष्ठ हम वहां बना के, पृष्ठ कुछ नहीं होता, ये भी काल्पनिक मान के चलेगी, सब कल्पना होगी, ये दिखाई नहीं देता। यहाँ पर हम मान सकते हैं पृष्ठ पृष्ठ है और यहाँ पर रेखा गुजर, दिखाई नहीं दे रहा कुछ, विज्ञान क्या यार अजनबी चीज, कल्पना कर डालती है ना, तो सिर्फ इमेज कर दें कि हाँ ये चीज ऐसी है, लेकिन वास्तव में अचल रूप से ऐसा देखा नहीं गया, एक अनुमान लगा करके काम किया गया। आगे बात समझ में, चलिए लिखिए विद्युत, हाँ बेटा ये नहीं बनाना, सब फालतू का बनवाएंगे अच्छे से, समझने वाली बात, ठीक है। हाँ तो बस इस परिभाषा को लिखवा दें, कर आप लोगों का नुकसान भी ना हो, है ना। हाँ लेकिन विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, किसी काल्पनिक पृष्ठ पर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स पर कॉमा लगा दो, उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है, हाँ माप, माप तो जानते हो ना, माप मतलब जितनी नाप लेंगे कितनी रेखाएं गुजरी होते हैं, बस मैसे, ठीक है। हाँ इसको बना लीजिए, चाहे जैसे बना दो, जैसा तो बनाना, कोई भी पृष्ठ बना दो, बस छोटा सा एक टुकड़ा दिखा देना, ठीक है। हाँ जल्दी करो, जरूर नहीं है, देखो गोल भी हो सकता है, चप्पा हो सकता है, चप्पल जैसा हो सकता है, चाहे जैसी बना लो, पृष्ठ है हमारे मन का, हमें क्या पता कौन से आकार का है, क्यों पता थोड़ी है हमें कैसे आकार का, हमने कागज फाड़ा, जाने कैसे पड़ गया था एक बार में, वो भी पृष्ठ हो सकता, बस लंबाई चौड़ाई होना चाहिए, तिरछी तिरछी कैसे हो, है ना, एरिया बनना चाहिए किसी भी टाइप से। नहीं चाहे आप 10-15 निकाल दो बाहर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ध्यान रखना एक बात, जितनी यहाँ से उतनी उस साइड, कैसे उस साइड बनती नहीं है, जितनी यहाँ से जाएंगे वही निकलेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं यहाँ 3, सुनो यहाँ 3 है, यहाँ 5 हो गए, यहाँ दवाई कहीं से, या यहाँ 5 यहाँ 2 हो जाए, ऐसा नहीं होता, जितनी जाएंगे वही तो निकलेंगे, सही बात है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, बना लिया, देखो रहना है, लॉक करें गाड़ी, कल चले, अब कल के लिए थोड़ा वर्क और समझ लिया। यह एक आदेश राशि है, यह एक आदेश राशि है, यह एक आदेश राशि है, कल मैंने आपकी ऐसी बहुत सारी बल रेखाएं बनाई थी,
आप समझ गए होंगे कि आपका विद्युत क्षेत्र था। आप चाहे जितनी बना दें उससे फर्क नहीं पड़ता, कल भी समझाया था मैंने आपको। इसमें से हम एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, छोटा है तो ई में डी लग जाएगा, सही है ना, हाँ बिल्कुल सही बात। और जी कौन सी दिशा होती है वाली, मान लो यहाँ से एक बल रेखा निकल रही है इसमें से, तो इसको तो ई बोलेंगे हम, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है, नहीं क्या बताती है। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल एक सदिश राशि है, इसलिए इसकी भी दिशा होती है एक वेक्टर दिशा। यानी कि अगर हम बात करें कि विद्युत क्षेत्र रेखा अपनी ऐसी गुजर रही मान लो, ठीक है, तो जी किसकी दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की हो गई। लेकिन ध्यान रखना है कि जब हम क्षेत्रफल की अगर ऐसे वेक्टर बना लेंगे, यानी ये कहलाएगा हमारा क्षेत्रफल का सदिश, क्योंकि क्षेत्रफल जो होता है उसके जस्ट बाहर की ओर लंबवत एक क्या होता है, वेक्टर होता है, ठीक है। जब क्षेत्रफल होगा तो उसके लंबवत बाहर की ओर एक सदिश होगा जिसको हम ये वेक्टर बोलेंगे हमेशा, समझ गए। तो यानी इन दोनों के बीच एक कोण बनता है, कोई क्या बनता है, कोण बनता है। वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर, यानी ई और ए के ऊपर। हो सकता है ई और ए बिल्कुल सेम सेम डायरेक्शन में हो सकता है कुछ फैले हुए हो, ठीक है, तो ये डिपेंड करेगा इसके बीच। तो अब सबसे पहले यहाँ पर लिखना है फ्लक्स क्या होगा। तो सबसे पहली बात हमारे पास छोटा सा क्षेत्रफल है ना, कितना छोटा सा क्षेत्रफल है। अब मेन ध्यान रखना कि फ्लक्स पहली बात कौन सी राशि है, अदिश राशि, फ्लक्स अदिश राशि, कल ही बताया था, डायरेक्शन नहीं लेते, ठीक है। अदिश राशि तो अदिश में cos थीटा आता ना, कल समझाया था cos थीटा आता, या फिर cos हटाएंगे तो डॉट आएगा, समझाया था कि नहीं। तो छोटा सा फ्लक्स है हमारे पास, यानी छोटा सा फ्लक्स मिलेगा ना इससे, क्योंकि देखो अगर छोटा सा क्षेत्रफल होगा तो रेखाएं कम गुजरेंगी, ठीक है ना, और बड़ा क्षेत्रफल होगा तो रेखाएं बहुत ज्यादा गुजरेंगी, सही बात है ना। तो ध्यान रखना है तुमने ये मतलब इसी वजह से हम कहते हैं कि आपका क्षेत्रफल अगर कम है तो फ्लक्स कम होगा, और अगर क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है तो रेखाएं ज्यादा गुजरेंगी तो फ्लक्स ज्यादा होगा। तो ध्यान रखो, सबसे पहले मैं अगर बात करूं कि क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा होगा, है ना। अगर क्षेत्रफल छोटा है तो फ्लक्स भी कैसा होगा, छोटा सा। तो यहाँ पर लिख देना सबसे पहले कि डी ए, यानी कि क्षेत्रफल अवयव, अवयव क्यों लिखते हैं, अवयव मतलब बहुत छोटा सा टुकड़ा, ठीक है। क्षेत्रफल अवयव डी ए से होकर गुजरने वाला फ्लक्स, हाँ गुजरने वाला फ्लक्स। अब फ्लक्स देखो क्या होगा, फ्लक्स को किससे प्लस करते हैं, फाई से, और ई लगा देते हो, छोटा है तो डी लगा देना, डी फाई हो गया। अब देखो जो फ्लक्स जो है वो अदिश राशि है, तो ई और ए दो वेक्टर है हमारे पास, इन दोनों का क्या होता है, आदेश में सिखाया था या तो डॉट लगाएंगे आप, या फिर डॉट हटाकर cos थीटा लगाएंगे। अगर जब भी आदेश राशि होगी तो ये क्या होगा, डॉट होगा। किसका डॉट होगा, विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल, क्योंकि दोनों पर डिपेंड करेगा, यानी कि ई और ए, ठीक है। अब देखो जैसे हम इसको अगर हटाना चाहें तो ई डी ए, यानी डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा, ई डी और cos थीटा। ऐसे कहा था कि वेक्टर हट के cos थीटा लग जाता, आगे बात समझ में। अब ध्यान दो, ये फ्लक्स जो निकला ये कितने पृष्ठ से निकला, छोटे से डी ए से निकला। अगर हम बात करें पूरे से निकालना है तो ऐसे डी ए कितने डी ए बनाए होंगे, लाखों करोड़ों छोटे छोटे टुकड़े लिए होंगे, है ना। जितना ही छोटा टुकड़ा है ऐसे बहुत सारे छोटे टुकड़े लिए होंगे, तब जाकर के पूरा फ्लक्स बना होगा, पूरे में से कितना गुजरा, ठीक है। पूरे के लिए हम क्या बताया था, समाकलन बताया था, स्टोर कर दिया जाता है ना। तो यहाँ से डी जैसे हटाएंगे तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा, ये ऐसे समाकलन बन जाएगा ना। और इसको लिखेंगे ई डी ए और बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ ये समाकलन का यहाँ लगा देते एरिया। एरिया क्यों लगा दी, कैसे पूरे बड़े का एरिया क्या होगा, ई होगा पूरे का, ठीक है। इसलिए पूरे से कितना निकलेगा, ई डी ए cos थीटा। इसको कुछ नहीं करना आपको, अगर पूरा आप क्षेत्रफल लेंगे तो समाकलन हटा के ये डाल देंगे उसकी जगह, मतलब पूरा एरिया ये मैंने माना था ना, पूरे का छोटा लिया तो डी लग गया था। जब आप छोटे छोटे कई डी मिलाएंगे तो ये नहीं बन जाएगा पूरा, बिल्कुल बन जाएगा, हाँ तो पूरे के लिए हो जाएगा फॉर्मूला।